नमस्कार दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है जिसमें हमने लिया है एग्ज़ाम के मात्र चंद दिन रह चुके हैं और इन चंद दिनों के अंतर्गत हम खुद कैसे है फ्रेश फील करे हैं, खुद किस प्रकार से इस तनाव से हम दूर रह सके हैं। तो जितना अब मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ, इस वीडियो के अंतर्गत है ऐसे जो अनुभव हैं जो हमने साक्षात महसूस किए हैं या ऐसे अन्य अभ्यर्थी जो आप लोगों से पहले को चयनित हुए हैं उनके जो अनुभव है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मात्र सब कुछ पढ़ लेना ही नहीं होता, सब कुछ होता, कुछ ये सी बातें होती है जो एग्जाम के अंतर्गत ध्यान देने योग्य बातें हैं वो भी मायने रखती है। पढ़ तो आपने घना ही लिया, बहुत तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब जो कुछ ऐसी बातें हम शेयर करेंगे जैसे आपके अंतर्गत एग्जाम के अंतर्गत है वो आपके एग्जाम हॉल में आपके काम आएगी, एग्जाम हॉल से पहले और एग्जाम हॉल के अंतर्गत काम आएगी। देखिए दोस्तों, ये बहुत सी बच्चों ने मुझे क्वेश्चन नोट कराए हैं जो मैंने आज नोट किए हैं, उनको एक एक कैसे मैं उनको चर्चा करूंगा। मात्र 15-20 मिनट लगेगी और उसके माध्यम से तमाम प्रकार की जो जिज्ञासाएं हमारी वो सोल्व हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि एग्जाम के अंतर्गत है ये हमारे जो तनाव आता है, स्ट्रेस वगैरह है, उसको कैसे फील करें, कैसे दूर करें। मतलब जिसने 5-6 बार सिलेबस पढ़ दिया उसी की भी तनाव है, जिसने 1-2 बार पढ़ दिया उसी की भी तनाव है, ये तो होना लाजमी है। मतलब आत्मसंतुष्टि साथियों नहीं मिलती। आत्मसंतुष्टि है वो क्यों नहीं मिलती, इसका रीजन भी है, हमने चर्चा करेंगे आगे। तो एक परिणाम की जो अपेक्षा रखते हैं उस व्यक्ति को इस प्रकार की जो चिंता है होनी लाजमी है। तो कैसे हमको इससे दूर रखना है वो हम बात करेंगे। दूसरी बात है कि जितने दिन एक एक दिन कम होते जाएंगे, जैसे आपकी हड़बड़ाहट है, चिंताएं, तनाव बढ़ता जाएगा, नींद आपकी कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपके मुट्ठी से सफलता है सरकती जाएगी, खिसकती जाएगी है। तो हमको किस प्रकार से फ्रेश फील रखना है, किस प्रकार से माइंड को कूल रखना है, उसी की हम बातें करेंगे। दूसरी बात यह है साथियों कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली हो, लेकिन जो असफलता है ना, असफलता का जो ठीकरा है, असफलता का जो दोष है वो किसी और व्यक्ति के ऊपर अपने नहीं मट सकते हैं और ना ही किसी और व्यक्ति को उसका घंटा ही फर्क पड़ेगा उस इंसान को जो पीजी में रह करके, हॉस्टलों में रह करके है, लाइब्रेरी में रह करके रात दिन एक करके पढ़ा है, अपने रिश्तेदारों को उसने सारे अवसर भी त्यागे हैं, अपने परिवार से दूर रहा है, उसने अच्छी गहनता से तैयारी की है, उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा है। और जब शीशे में खड़ा होगा तो उसका जो फेस है उसी को जवाब देना पड़ेगा कि मैं अब क्या हो गया। उस व्यक्ति की जो कंडीशन होती है हमारे साथ बीती है, ये कंडीशन बहुत भयंकर होती है, काटो तो खून नहीं, ऐसी कंडीशन होती है साथियों। और ये व्यक्ति इतने अवसाद से, व्यथा से भर जाता है कि किसको क्या मैं जवाब दूँ है। और इसका कारण है अब लास्ट के जो अंतिम के पल हैं, ये चीज़ें आपकी असफलता का कारण न बन जाए, इसीलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इन क्षणिक भर की अपने दिनों के लिए, टेंशन के लिए, अपनी दीर्घकालिक तनाव है, अवसाद अपने नहीं पाल सकते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि माना कि मुश्किल घड़ी है, माना कि मुश्किल घड़ी है, माना कि विपदा बड़ी है, माना कि मुश्किल घड़ी है, माना कि विपदा बड़ी है, भूला क्यों संघर्ष करना, भूला क्यों संघर्ष करना जो है गीता में लिखा, भूला क्यों संघर्ष करना जो है गीता में लिखा, मुश्किलों से लड़ करके तू फिर नया कीर्तिमान गढ़, मुश्किलों से लड़ करके तू फिर नया कीर्तिमान गढ़, हार मत संघर्ष कर, हार मत संघर्ष कर। जितना आपने पढ़ा है लास्ट के टाइम के अंतर्गत है, यही संघर्ष आपके काम आएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, तो पहला जो क्वेश्चन है वो सुनिए क्या है। पहला जो क्वेश्चन है इनका, वो कहते हैं कि सर हम स्ट्रेस या तनाव को कैसे कम करें। देखिए साथियों, मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा को जब अपने जीवन मरण का ले लेते हैं, परीक्षा को जब हम, पहला जो क्वेश्चन है कि जो तनाव है, तनाव को कैसे हैंडल करें या कैसे कम करें, हैंडल करें या कैसे कम करें। इसके रीजन है तनाव क्यों होता है। जब हम किसी परीक्षा को जीवन मरण का हम इसको फलसफा मान लेते हैं, एक तो ये है। दूसरी बात क्या है, ये जो परिणाम की जो अपेक्षा है, परिणाम की जो अपेक्षा है यह भी कारण है। तो जीवन मरण का अपने फलसफा फैसला कर लेते हैं, इसी के ऊपर सारी नैया टिकी हुई है, ये नहीं होगा पता नहीं कुछ क्या हो जाएगा, या अपने परिणाम की अपेक्षा करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इन चीज़ों से साथियों तनाव आता है।
और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आपने जितना भले पढ़ लिया हो लेकिन लास्ट के टाइम के अंतर्गत है हो सके तो आप इस चीज़ से आप बचो। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो पहली बात है, एग्जाम को जीवन मरण का महत्व है, जीवन मरण का अर्थ मत दीजिएगा। एग्जाम जैसे आप क्लास टेस्ट देते हो किसी कोचिंग वगैरह में या नॉर्मली टेस्ट देते हो, सेम वैसे इसको अपना नैसर्गिक, अपना नेचुरल पेपर समझो। जैसे एग्जाम आप नॉर्मल फील, फ्रेश माइंड फील करते हो, वैसा ही नेचुरल है, इसको फील करोगे तो आपका पेपर अच्छा भी होगा। लेकिन जब तनाव लेके जाओगे, माइंड में स्ट्रेस लेके जाओगे ना, तो सही होता प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो बिल्कुल जितना आप माइंड को कूल रखेंगे, लाइट रखेंगे, उतना पेपर आपका बेस्ट होने वाला है। दूसरी बात है, परिणाम की जो आशाएं हैं वो आप त्याग दीजिए। आपको सिर्फ बेस्ट करना है। वो जो 3 घंटे होंगे आपके, 3 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिस बंदे ने 3 घंटे धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और कह सकते हैं जो अपने गुरुजनों की, अपने शिक्षकों की है, माता पिता की जो प्रेरणा वगैरह है, वहाँ पे जो 3 घंटे तक बनाए रखता है ना, वो उसके लाइफ टाइम, वो उसके आगे का फ्यूचर है, आगे का फैसला है, वो डिसाइड करेगी। और इसी सुन लीजिएगा, अपने जहन के अंतर्गत ये भी बात रखिएगा कि जब परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद जब वो PDF खोलते हैं, मोबाइल पे PDF आती है, आपका जो रोल नंबर होता है, जो रोल नंबर आप खोलते हो, वो रोल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, और वो जो खुशी के जो आंसू टपकेंगे, उन आंसुओं का कोई दोस्तों मोल नहीं होता है। ये जीवन के यादगार लम्हे होते हैं, और उन यादगार लम्हों का साक्षी आप बनोगे, उनके लम्हों का साक्षी आप बनोगे। लेकिन जब 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 आपकी माइंड में ये बातें आएगी, तनाव, स्ट्रेस वगैरह, टेंशन आएगी, गड़बड़ाहट आएगी, तब तब सफलता हमारे हाथों से दूर छिटकती जाएगी। तो इन चीज़ों को आप निकाल दीजिए। और जो आपने 9वीं से, जो 6ठी से 12वीं किताब आपने पढ़ी है, वही किताब आपके भाई बंधु जो सिलेक्शन कोई और लेगा उसी ने पढ़ी है। जो सिक्वाल आपने पढ़ी है वही सिक्वाल उसने पढ़ी है। जो अवनी आपने पढ़ी है वही अवनी उसने पढ़ी है। जो मॉडल पेपर किसी कोचिंग वगैरह की बड़ी नामी कोचिंग के आपने दिए हैं, उस बंदे ने भी दिए हैं। 17 लाख में से 32,000 सिलेक्शन होंगे। ऐसे नहीं कि कोई मंगल ग्रह से आए हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई डिग्री होवर्ड से या कैम्ब्रिज से की है, उन्होंने भी यही गाइड पढ़ी है जो आपने पढ़ी है। लेकिन लास्ट के टाइम के अंतर्गत वो किस प्रकार से उनको मेंटेन कर पाता है, किस प्रकार से स्वयं को हैंडल कर पाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने साइकोलॉजी में समायोजन भी पढ़ा होगा, तो ये समायोजन का टाइम है, खुद को समायोजित कर लीजिएगा और ये चीज़ आपके एग्जाम में काम आएगी। और तब इस आपको तनाव को भी आप कम कर देंगे। और तनाव, कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? देखो तनाव क्यों आता है, तनाव एक कारण, रीजन और भी है। जब हमारे पढ़ाई, जो टॉपिक हमने पढ़ा है, पढ़ने में भी हमारी कमी रह गई है, तब भी तनाव आता है, तब भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ये था मेरा पहला, जिसमें बता रहा हूँ तनाव को कैसे कम करें। दूसरी बात है कि अब मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम की जो पूर्व संध्या है वो किस प्रकार हैं। देखो दोस्तों, जहां तक RPSC का जो SI के जो पेपर वगैरह है ना, उनके तो सेंटर क्या बहुत दूर दूर दिए हैं, कोटा, भरतपुर, बीकानेर अलग आए हैं। तो वहाँ तो क्या कि अभ्यर्थी एक दिन पहले चले जाए तो बेटर है। लेकिन जहाँ तक अपनी बात करें रीट के एग्जाम को लेकर के या सुपरवाइजर, कृषि सुपरवाइजर के एग्जाम को लेकर के, तो उनके सेंटर इतने दूर नहीं आने वाले हैं। सामान्यतः अपने ही गृह जिले में या दूसरे पड़ोसी जिले में उनके सेंटर आ जाएंगे या अपने संभाग वगैरह में आ जाएंगे। तो हो सके तो आपका कोई इंटीरियर या रूरल एरिया में पड़ता है सेंटर, तो आप थोड़ा सा उसके नज़दीक जो सिटी पड़ती है वहाँ पहले पहुँच जाएं तो अच्छा रहेगा है। क्योंकि पहले पहुँच जाओगे तो आपको जैसे अपने घर से जल्दी उठकर जल्दी नहा करके जाने का मतलब ये आपका जो हेडेक है वो दूर हो जाएगी है। दूसरी बात है, एग्जाम की पूर्व संध्या के ऊपर है, बिल्कुल कूल रहिएगा। किताबें तो आपने घनी पढ़ दी, बहुत पढ़ दी, अब टाइम है माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करने का। हो सके तो लाइट अच्छे सॉन्ग सुनिएगा। या पूर्व संध्या के ऊपर है, अपने माता पिता से, अपने गुरुजी से, अपने जो आपके आदर्श हैं उनसे बात कीजिएगा। जो सिलेक्शन जो चयन उन्होंने करवाया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिव या एनर्जी मिलने वाली है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा काम करेगी है। पढ़ना था वो तो आपने पढ़ लिया है, अब बात आएगी ये चीज़ें हैं। पूर्व संध्या के ऊपर अपने जो सेंटर वगैरह है उससे पहले पहुंच जाएं अपने, और अच्छा आराम से खाना खाइएगा, कोई तनाव मत रखिएगा, फ्रेश अच्छे माइंड से रहिएगा। अच्छे लाइट सॉन्ग भी सुन सकते हो, घरेलू जो आपके प्रियजन हैं उनसे बात भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप है खुद को अच्छा एनर्जी फील करोगे। लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले सारी की सारी रात निकाल देते हैं, ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, और इतनी हेडेक हो जाती है, नींद होती है आंखों के अंतर्गत है, इंसान चाह कर भी अपना वहाँ पे बेस्ट नहीं दे पाता। ये हमारे साथ बीती हुई है, वहाँ चाह कर भी बेस्ट नहीं दे पाता। आपका माइंड सक्रिय कब रहेगा? जब उसको पूर्णतः रिलैक्स फील हुआ हो, पूर्णतः उसको मतलब आपने वहाँ पे उसको रिलैक्स दिया हो, अच्छा उसको आपने रेस्ट करवाया हो, अच्छी उसकी नींद पूरी हो, तो ये ज़रूरी है। तो वो आपको वो भी देना ज़रूरी है। ये है पूर्व संध्या के ऊपर है। और रात को जल्दी सो जाएं और यही सोच करके उठें कि कल होने वाली जो सुबह है, कल की जो उमंग है, कल का जो सवेरा है, कल का जो उदय होने वाला सूरज है, उसकी जो रोशनी है मेरी ज़िंदगी के अंतर्गत भी है, मुस्कुराहट लेके आएगी। मेरा PDF में जो खुलेगी रोल नंबर, तो मेरा रोल नंबर लेके आएगी। ये एनर्जी भी पॉजिटिव रखोगे तो आप वहाँ पे सिलेक्ट भी होंगे। तो ये था पूर्व संध्या पे बच्चों का। अगला मैं बात करूं, अगला बता रहा हूं कि देखो 17 लाख अभ्यर्थी हैं, 17 लाख अभ्यर्थी, ये मत सोचिए कि 17-18 लाख अभ्यर्थी हैं। भले ही 17 लाख 18 लाख अभ्यर्थी हो, लेकिन असली जो टक्कर देने वाले हैं वो 1.5-2 लाख के बीच में हैं। सुपरवाइजर की बात करें, वहाँ पे आपके 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 2,500 पद हैं। 1.5 लाख में से आपके 30,000 लोग ही तैयारी करने वाले हैं। 1.5 लाख में से 30,000 लोग तैयारी करने वाले हैं। लेकिन जो बंदा उस 3 घंटे में अपना बेस्ट कर गया ना, जो बंदा उन 3 घंटों में बेस्ट कर गया, कहानी उसी की ही लिखी जाएगी। सफलता का हकदार वो ही बंदा बनेगा। तो वो 3 घंटे अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो आप है, अपना मूल्यांकन उतने लोगों से मत करिएगा। आप बेस्ट अपने आप में, बस इतनी बहुत आप लोगों के लिए। ये खुद के अंदर हमारी थिंकिंग होनी जरूरी है। और इसके बाद है, हाँ, किन चीज़ों से बचें। कई कहते हैं सर माइंड डाइवर्ट होता है। देखो माइंड डाइवर्ट क्यों होता है? जैसे आपने बहुत सारा पढ़ लिया हो, जैसे किसी बंदे ने उसको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया कि ये पेपर है, ये क्वेश्चन आया है, ये प्रश्न कैसे होगा। मान के चलो कई कोचिंग वालों के किसी के प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं, ऐसे प्रश्न मिलते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार ये तो मैंने महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ा ही नहीं, मैंने ये अधिगम में पढ़ा ही नहीं, ये फसल, ये क्रॉप, ये नस्ल तो मैंने पढ़ी ही नहीं, ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो बच्चा वहाँ पर खुद को डिप्रेशन फील करता है। तो लास्ट के अंतर्गत है, ये हेडेक माइंड से फेंक दीजिए, निकाल दीजिए यार, बढ़ने दो इस चीज़ों को, कुछ नहीं है, मैंने पढ़ लिया, बहुत है, इतने लिए सफिशिएंट है। दूसरी बात है, और किसी बचना है, और आपको बचना है एग्जाम की पूर्व संध्या के ऊपर 1-2 दिन में बहुत सारी न्यूज़ वायरल होगी। कैसी न्यूज़ है? इतने लोगों को पकड़ा, 15 लोगों को पकड़ा, 20 लोगों को पकड़ा। वहाँ पे SOG है, वो काम करिए अपना है, वो पकड़ रही है, जहाँ जहाँ पे उनको सुराग मिल रहे हैं उनको पकड़ रही है। लेकिन मैं खुद भी ऐसी चीज़ें टेलीग्राम में नहीं डालता, क्योंकि बच्चे हैं प्रभावित होते हैं, उनकी तैयारी में फर्क पड़ता ही है। तो इन चीज़ों को भी आप इग्नोर कर दीजिए। कई ऐसे भी फर्जी लोग डालेंगे, न्यूज़ डालेंगे कि पेपर आउट हो गया, पेपर बाहर बिक रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आप माइंड से कर दीजिए। आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, जो पकड़ना है, जो काम करना है वो सरकार का है, SOG टीम का है, वो अपना काम कर रही है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और इसके बाद है, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर परीक्षा हॉल के बारे में है। देखो परीक्षा हॉल के बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा हॉल के अंतर्गत क्या करना है। परीक्षा हॉल के अंतर्गत क्या है, देखिए साथियों, परीक्षा हॉल में क्या कुछ हमको करना है। परीक्षा हॉल के अंतर्गत जब आप एंट्री करोगे तो मेन आपका जो एडमिट कार्ड है, ये सबको विदित पता ही है कि जो एडमिट कार्ड आपका है, आपके एडमिट कार्ड में जो बातें लिखी है सारी, जो पेन है, जो पिक्स वगैरह आपने डाली उसमें लिखी हुई है, जो आपके ID वगैरह है, या एडमिट कार्ड के अंदर जो गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो मना किए गए हैं, जो ऑर्नामेंट्स आभूषण गहने मना किए हैं, उसको तो मत, उस टेंशन को ताड़ो ही मत, उसको लेके मत जाओ। आप है बिल्कुल सादे नॉर्मल होके जाओ। और उस एडमिट कार्ड के अंतर्गत जो गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन बोले तो ड्रेस को लेकर के, जैसे कोई फुल बाजू की हो, हाफ बाजू की हो, वगैरह वगैरह, को दुपट्टे का, किसी प्रकार का क्लिप वगैरह का, तो उन चीज़ों का स्पेशली आप ध्यान रखना वहाँ पे है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें अचानक वहाँ पे बोले कि ये उतारो, वो उतारो, ये उतारो। मान के चलो किसी की कोई फिरनी को गहना बड़ा महंगा हो, वहाँ पे कहते उतार के यहाँ रखो, तो उसका माइंड तो उसी में रहता है। पेपर तो भले ही दे रही है, लेकिन उसका माइंड तो वहीं पे रहेगा। किसी का कोई महंगा सामान हो, कोई महंगा फ़ोन वगैरह हो, तो भी उसका दिमाग वहाँ रहता है। तो ये चीज़ें, ये टेंशन आप साथ लेके मत ही जाओ, ये घर पे छोड़ दो। हो सके तो कीपैड वाला फ़ोन हो जाए, और ऑर्नामेंट को तो बिल्कुल घर पे रखे जाइए। तो जो वहाँ पे दे रखी है बातें, बस वही आपको फॉलो करनी है। एडमिट कार्ड के अंतर्गत वही वहाँ पे लेके जानी है। और क्या करें हैं, हाँ, जब पेपर देने जाएं
जब वहाँ पे और एंट्री करें तो बिल्कुल लंबी सांस ले, डीप प्रेस, वहाँ पे बिल्कुल गहरी सांस लें, डीप सांस लें, आराम से रिलैक्स होकर के एंटर करें। कोई हड़बड़ाहट नहीं रखें हैं, बिल्कुल है, हड़बड़ाहट में गलतियाँ होती है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के डीप गहरी सांस लेकर के एंट्री करें। जो आपके पास सारा सामान पूरा है ना, तो आप में घबराहट आएगी नहीं। घबराहट कब आती है? जब हमें से कोई चीज़ छूट जाती है। तो ये चीज़ें छूटने मत दो, रिलैक्स होकर के अपनी पैकिंग करो और उसको साथ लेके जाना है। अब है परीक्षा हॉल में एंट्री करते हैं। परीक्षा हॉल में एंट्री करते हैं तो जब आपको ओमार देते हैं, अक्सर हमने देखा है क्योंकि हमारी ड्यूटी लगती है। अभी पीछे पीटीटी एग्जाम के अंतर्गत, प्री बीएसटीसी एग्जाम के अंतर्गत है, जब पुलिस भर्ती के अंतर्गत जो ड्यूटियाँ लगी थी उसमें हमने फील किया था ये चीज़ें। अभ्यर्थियों को क्या किस किन की चीज़ों में दिक्कत आती है। अब अभ्यर्थी आता है, हमने देखा कि अभी प्री पीटीटी का एग्जाम जस्ट हुआ था 5-6 दिन पहले, तो उसमें देखा कि अभ्यर्थी बैठ जाता है, उनको ओमार शीट देते हैं ना, तो ओमार में बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सेंटर कोड जो भरना होता है ओमार में कई बार वो गलत कर देते हैं, या जो नाम लिखा होता है लिखना होता है तो जहाँ पे आपका सेंटर आया बच्चे उस सेंटर का नाम भर देते हैं। बाद में अब उसको कट करते हैं, ब्लेड से कट करते हैं, वाइटनर से करते हैं, तो फिर उसके दिमाग में वो हेडेक रहती है कि मेरा ये गलत होगा, ये गलत हो गया। जब पेपर वो करेगा ना, पेपर वो करेगा तो उसका ध्यान फिर तो उस ओमार वाली बेसिक एंट्री की जो कटिंग है उसमें रहेगा, उसका माइंड वहाँ पे नहीं चलेगा। ये चीज़ मैंने देखी है, बच्चे रोने तक रहने लगते हैं और कईयों के तो नंबर भी कटते हैं, 5-5 नंबर भी कई भर्तियों में काटते भी इसके हैं। तो वहाँ पे सेंटर कोड आपकी जो विषय की ड्यूटी लगी है उसे बाकायदा पूछ सकते हो कि हमारा सेंटर कोड क्या है। जो भी चीज़ आपको समझ में न आए वहाँ से आप कुछ नहीं, 10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 मिनट में एक एक चीज़ आराम से पूछ करके आराम से भर सकते हो। जो चीज़ आपको आती हो, रोल नंबर है, आपकी सीरीज़ वगैरह है, आपका नाम है, सेंटर कोड, जो चीज़ें आपको नहीं पता या आती है आराम से उस चीज़ को फील करें। नहीं आती तो आप पूछ भी सकते हो। गलत एंट्री मत कर देना क्योंकि वहाँ की गलत एंट्री पेपर में फ़र्क डालेगी। पेपर करेंगे तो आपका माइंड उसी के अंतर्गत रहेगा। तो ये बातें हैं। और ओमार को बिल्कुल रिलैक्स माइंड से फील करें। जैसा आप कोचिंग के ओमार भरते हो ना, सेम वैसे ही मानो। ऐसा मत मानो कि आज मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे को बड़ा पेपर दे रहा हूँ, आज पीएम का पेपर दे रहा हूँ, ऐसी हेडेक रखोगे तो पेपर तो गलती तो होनी लाजमी है। वहाँ पे गलती अपना नाम भी है ना, बंदा लिखता है ना, अपना नाम लिखता है कि राकेश, अपना नाम लिखता है ना, उसी में भी गलती कर देता है, इस टेंशन की वजह से है। तो ये टेंशन मत रखिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, रिलैक्स होकर के पेपर दीजिएगा। वहाँ पे ओमार रिलैक्स होकर फिलअप करिएगा। और अगली जो बात कहना चाहता हूँ इसमें है, अब जब आपको पेपर मिले, देखिए साथियों, जब आपको पेपर मिले तो पेपर सबसे पहले जब पेपर लेते हैं तो अपना ईश्वर का, अपने माता पिता का, अपने इष्ट देवता का, अपने गुरुजनों का, उन तमाम का शुक्रिया अदा कीजिएगा, उन तमाम को स्मरण कीजिएगा क्योंकि आप उस पल के साक्षी बनने वाले हो, आप भविष्य की निर्माता बनने वाले हो, आप भी राजकीय सेवा में जाने वाले हो। और राजकीय सेवा में जाने की पहले जो सोपान है वहीं से शुरुआत होगी। वहाँ आपने जिस शिक्षक ने, जिस गुरुजन, जिस माता पिता ने आपको उस लेवल तक पहुँचाया है उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। तो उनका स्मरण कीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा। और अगर आपने सच्चे दिल से सच्चे मेहनत की है ना तो वह ईश्वर, संपूर्ण कायनात अपना ऋण चुकाएगी। वहाँ पे अपना ऋण वहाँ पे अवश्य चुकाएगी। तो अपना ऋण चुकाएगी तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो 3 घंटे आप लोग है इतिहास बना दोगे। 3 घंटों के अंतर्गत दमदार खेलना है, जमदार खेलना है, दिखा देना है कि तैयारी हमारी ऐसी होती है कि लोग भी, पड़ोसी भी वहाँ पे मिसाल दें आपकी तैयारी को है। तो इस प्रकार आपकी तैयारी साथियों रहने वाली है, रहनी चाहिए। और अब बात करते हैं, जब आपको पेपर मिल जाए तो पेपर को साथियों, जब कई बार क्या है, पेपर हम बोलते हैं बच्चों को पेपर चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि बच्चे पहले पेपर करने लगते हैं, बाद में कोई पेज मिस होता है, कोई गलती होती है, तो पहले पेपर आप चेक कर लीजिए, पूरा सारे पेज सही है क्या, कंप्लीट सीरियल चेक कर लीजिए। ओमार की पेपर की सीरियल भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर को चेक कर लीजिए, कटा फटा पेपर ना हो। उसके बाद पेपर को करना शुरुआत कीजिए। लेकिन दूसरी बात क्या है, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए साथियों, जैसे जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी से करें। कई बार क्या होता है कि जैसे फर्स्ट शुरू होता है ना तो बच्चा फर्स्ट से करता है, लेकिन क्या पता उसका फर्स्ट जैसे साइकोलॉजी हो या फर्स्ट उसका जीके हो, चाहे एग्रीकल्चर वाले तो उनका फर्स्ट जैसे कि कोई हिंदी आ जाए या जीके आ जाए या कोई एक्जी आ जाए, कोई एनिमल आ जाए, किसी का वीक पॉइंट है वहाँ से प्रश्न शुरू हो जाए। वहाँ से मान के चलो शुरुआत के 3 प्रश्न नहीं आए, उसको शुरू के 3 प्रश्न नहीं आए
तो बत्ती दिमाग की हिल जाती है भाई साहब, वहाँ बत्ती हिल जाती है और आगे उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसी को टारगेट कीजिएगा और उसी शुरुआत में आपने उनको 6 प्रश्नों को खोपड़ी में छेद कर दिए ना, तो सारे प्रश्नों को छेद कर डालोगे आप, सारे प्रश्नों को चीर डालोगे हैं। तो शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस फील्ड से आपको लगे कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ उसी फील्ड को आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा। तो बच्चे ने पूछा था सर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या है कि शुरुआत अच्छी शुरुआत है ना, पॉजिटिव वाइब्स देती है, तो पॉजिटिव एनर्जी है वो अच्छी शुरुआत से मिलेगी आपको। और हाँ, अब कहते हैं सर 2 ओमार हम साथ साथ करें या बाद में करें, उसका सिंपल सी बात देखिए, आप लोगों ने प्रश्न पढ़ दिया। कई बार के लोग करते हैं, क्या करते हैं कि लोग प्रश्न पढ़ते हैं फिर ओमार पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं फिर ओमार पढ़ते हैं, ये गलत तरीका है। मैं अक्सर क्या बताता हूँ इसमें कि प्रश्न आप पहले आप प्रश्न ओमार क्या है कि ओमार लास्ट में भर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। प्रश्न पढ़ा फिर ओमार किए, प्रश्न पढ़ा ओमार किए, इससे आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे, पहले आप है पूरा जो पेपर प्रश्न करते जा रहे हो उनको सीक्वेंस वाइज करते जाइएगा और जो आपको आंसर लगता है उसको पेपर के अंदर टिक कर दीजिएगा। हाँ, जिस क्वेश्चन के अंतर्गत जहाँ पे तनिक भर भी, जैसे 2 ऑप्शन में आपके दिक्कत आ रही है, 2 ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, तो उसको वहाँ पे रिस्क मत लो। एक बार दूसरा राउंड आएगा, जहाँ भी आपको डाउट लगे, जो प्रश्न आपको नहीं आता है ना, उसको आप राउंड कर दीजिए या उसके हेज लगा दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये प्रश्न मेरा छोड़ा हुआ है, तो उसको लास्ट में करना। इसका एक सिंपल तरीका मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में 100, 150, 300 क्वेश्चन होते हैं। तब क्या होता है कि बच्चे के मन में पूरा पेपर चला होता है, पूरा पेपर पढ़ा होता है, तो उसके माइंड में स्ट्रेस होता है, थोड़ा तनाव होता है। तनाव की वजह से बच्चा है आता प्रश्न भी गलत होता है, वहाँ पे वो आता प्रश्न भी भूल जाता है। लेकिन जब बच्चा कम से कम 60-70% पेपर कर लेता है ना, तब उसमें क्या है कि मोटिवेशन आ जाता है, तब उसमें क्या है कि एक ऊर्जा आ जाती है, और जो पर्सन वहाँ पे जिसको डाउट लग रहा था ना, फटाक से चक मारेगा बंदा, उस पर्सन को वो सही करेगा। इसलिए जहाँ भी आपको डाउट लगे उन प्रश्नों को राउंड कर दीजिएगा, हेज कर दीजिएगा, उनको सेकेंड राउंड में आपको करना है। और सेकंड राउंड में दोनों में से किसको करना है वो मैं बताऊंगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर 2 ऑप्शन है, मुझे दोनों में सस्पेंस है कि मैं ये करूं या ये करूं, उनमें से मैं कौन सा करूं। तो वहां पे मुझे क्या करना है, वहां पे मैं तुक्का कहाँ लगाऊं, तो उसका भी पढ़ेंगे। तुक्का ऐसे नहीं लगाना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसे नहीं लगाना, या अड़ो दड़ो नहीं खेलना। वहाँ पे तुक्का भी साइंटिफिक तरीके से लगाना है, वो भी अपने आगे पढ़ेंगे, साथ ही मैं बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार करते जाइए, राउंड लगा दीजिए, हेज लगा दीजिए, और ओमार आपको लास्ट में ही फील करनी है साथियों। ओमार बिल्कुल लास्ट में फील करेंगे और रिलैक्स माइंड से है। अब इसके बाद क्या है, हाँ, अब बिल्कुल क्या बार क्या है कि बच्चे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दबाजी में, घबराहट में क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, जैसे निम्न में से असत्य कथनों को छांटिए, निम्न में से सत्य कथनों को छांटिए, कथन निष्कर्ष पे विवेचना कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न क्या है, वहाँ बच्चा जैसे प्रश्न पढ़ता है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन पढ़ के नीचे आता है ना, तो ऊपर से लैंग्वेज भूल जाता है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल कूल डाउन से कीजिएगा। जहाँ भी घबराहट हो आपको पानी पीजिएगा, रिलैक्स होकर गहरी सांस लीजिएगा, तसल्ली से पढ़िएगा उन प्रश्नों को। कुछ नहीं होने वाला, आराम से करे, कौन सी दुनिया पलट जाएगी यार, आराम से इस प्रश्नों को आप कर दोगे। कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होगा जो आप छोड़ दोगे। इतनी अच्छी तैयारी आपकी है, मुझे बिलीव है आपको बेस्ट करोगे है। तो अच्छे से सोचिएगा, तसल्ली से, इत्मीनान से उनको सोच करके उनको सोल्व कीजिएगा। जब ऑप्शन पे जाओ तो आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना है, विजुअलाइजेशन करना है 360 डिग्री प्रत्येक ऑप्शन पे। हाँ, जैसे इसका है ये उत्तर है, इसका फिर वो, इसका ये होगा, 3 नंबर इसका वो होगा, 4 का ये होगा। तो ऐसे क्या ऑप्शन पे आप जब चर्चा करोगे ना, ऑप्शन के डिस्कस करोगे, तो आपको राइट उत्तर भी मिलेगा। आपको है राइट उत्तर वहाँ मिल जाता है। कई बार क्या प्रश्न से उत्तर नहीं आता, लेकिन कई बार ऑप्शन से भी आपका उत्तर मिल जाता है। तो चारों ऑप्शन के ऊपर आपको 360 डिग्री से एंगल से देखना है कि इसका क्या है। ये आपको एक तरीका आना चाहिए है। तो ये था। तो दूसरा क्या है, पीछे कुछ पेपर में मैंने देखा था कि बच्चों ने, पिछली रीट भर्ती हुई थी, वहाँ भी कुछ बच्चों ने देखा क्या कि पेपर का स्ट्रेस ले लिया इतना। वहाँ पे मीराबाई का पति पूछा, पिता समझ लिया। महाराणा प्रताप का हाथी का नाम पूछा, घोड़े का नाम समझ लिया। ऐसे भी आता है। रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किए, उल्लू खां मारा गया, नुसरत खान मारा गया, ये प्रश्न गलत कर देते हैं।
राजस्थान का राज्य वृक्ष खिचड़ी रोहिड़ा, इन दोनों में प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं। ये प्रश्न हमको बाहर लगने देखते हैं ना, और इतो सरो पेपर आयो, इतो जी पेपर आयो, लेकिन इजी पेपर उस कंडीशन बंदे से पूछो जो पेपर दे रहा है, उसको पूछिए उस समय कंडीशन क्या होती है। माना वहाँ पे स्वाभाविक है ये, लेकिन आपको खुद को तनाव दूर करना है ये। तो ये प्रश्न भूमट का पठार, बोराट का पठार, तो ये कंफ्यूजिंग आपको दूर करनी है भाई। ये कंफ्यूजिंग कब आती है? जब तनाव होता है। जहां भी ऐसे प्रश्न, मैं भी क्या जब हम भी पेपर देते थे ना, ऐसे प्रश्न तनाव वाले लगते थे ना, स्ट्रेस डाउटफुल लगते थे, उसको राउंड ही मारते थे, लास्ट में उनको निपटाते थे। तो आप लोग उनको लास्ट में निपटा देना भाई, पहले जो इजी है, सरल है, उन्हीं को निपटा देना है। तो ये बताने का तरीका था। और अब क्या है, अब है अंतिम में। अब अंतिम, जैसे कंप्लीट आपने कर दिया पेपर, कंप्लीट पेपर कर दिया है, तो हालांकि रीट के अंतर्गत तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब यही नहीं कि अपने तुक्का आड़ू तुक्के लगाएं, बेमतलब के तुक्के लगाएं। तुक्के भी आपको सोच समझ के लगाने हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं मेरिट 125 पे खेल रही है, क्या पता पेपर इजी आ जाए, और इजी आ जाए, 130 पे भी खेल ले, ये भी हो सकता है ना। तो सोच तरीके से आपका एक एक क्वेश्चन कीमती है, आपका वहाँ पे एक एक अंक कीमती है, तो सोच समझ के करना आपको। जब लास्ट में करो ना, जो आपने हेज लगा रखे थे या राउंड लगा रखे थे, उन प्रश्नों को आप करोगे, मुझे पता है प्रश्न तब आ जाएंगे। मान के चलो आपने 10% छोड़े, 10 में से 5% तो आप ऐसे कर दोगे भाई, 5% तो आपको आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मुझे पता है इस चीज़ का, हम इस चीज़ के अनुभवी हैं, इस चीज़ को हम भुक्तभोगी हैं, आप करोगे। लेकिन जो 5% नहीं आएंगे ना, उनके 4 ऑप्शन पे जाइएगा आप, 4 ऑप्शन पे देखिए कि ये क्या पूछता है, ये क्या पूछता है, ये क्या पूछता है, वहाँ आप कर सकते हो। सामान्यतः 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है, 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है ना, 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है। कई बार क्या प्रश्न पढ़ते हैं सीधा सा पहला, जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि समय के कितने प्रकार बताए, या फिर बार बार किसकी नस्ल है, फटाक से आपके उत्तर जाता है, फटाक मेन उत्तर पे जाता है, उसका मतलब आपका उत्तर वही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो देखने के बाद दूसरा ऑप्शन भी कई बार हो जाता है, जैसे मेन उत्तर तो उत्तर है, इसे एग्जैक्ट है, उसको हम देखने के साथ साथ दूसरे भी चले जाते हैं ना, तो दूसरा भी माइंड में फिर घर कर जाता है, फिर हमारे साथ भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तब लास्ट के टाइम में ऐसा क्या करें, जब भी फटाक से आपके प्रश्न पढ़ने के बाद जो उत्तर मन में आया, उसको लास्ट में इसके ऊपर हम तुक्का या टप्पा खेल सकते हैं, वहाँ तुक्का हमारा सही पिल सकता है, लग सकता है, ये भी है। और जहाँ तक के बात करते हैं, हालांकि रीट के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सोच समझ के वैसे करने तो सारे हैं, लेकिन ऐसे आड़ू तुक्के नहीं लगाने, वो लगाएं जो उसके इर्द गिर्द नज़दीक हैं। क्योंकि देखो बंदा, कोई बंदा है ना, इतनी बार साइकोलॉजी पढ़ लिया है, इतनी बार जीके पढ़ लिया है, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई अदर वहीं से पूछेगा, क्योंकि 2-4 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े, बाकी ऐसा प्रश्न कोई आएगा नहीं जो आपने पढ़ा ही नहीं, आपका पढ़ा ही आएगा। लेकिन कन्फ्यूजिंग हमारी जो तनाव है ना, उसकी वजह से पेपर छूट जाता है। तो उन चीज़ों को आप हैंडल कर लोगे, और हैंडल करने का भी तरीका मैंने बता दिया है, जो तुक्के वगैरह लास्ट में लगाने हैं। तो जैसे कि आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है, जिस वर्ड से आप परिचित हो, क्योंकि 5-5 बार तो रीट आगे हो गई, तो जिन चीज़ से, जिन वर्ड से आप परिचित हो ना, तो उनके ऊपर आप दांव खेल सकते हो, आपका दांव सही होगा वहाँ पे है। सुपरवाइजर की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे 10% में लास्ट में रिस्क लग रही है, 10 में से आपने तुक्के लगा दिए, 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो फिर क्या हो गया, 5 सही तो हो रहे हैं आपके, 5 सही हो रहे हैं, उसका अंतर देखो, गलत का कितना फर्क पड़ने वाला है वहाँ पे। तो ये भी है। और पेपर देने के बाद एक जिसने अच्छी तैयारी की है ना, उसको पता चल जाता है कि भाई पेपर इस लेवल का है, इतने क्वेश्चन बंदा करे तो सेफ जोन में जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो वो चीज़ बाहर बैठा व्यक्ति तो बता नहीं सकता ना, हम बता सकते कि इतने करो, क्या पता पेपर बिल्कुल सरल आ जाए, बिल्कुल सरल आ जाए तो प्रश्न ज़्यादा करने चाहिए, क्या पता पेपर बिल्कुल हार्ड आ जाए। जैसे ग्राम सेवक का पेपर हुआ था, पीछे पटवार का पेपर हुआ था, बहुत हार्ड पेपर था, तो जहाँ पे जिस बंदे ने जितने जो एग्जैक्ट सही किए थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ये भी करनी है। ग्राम सेवक में कितना रहा था, 38-40% का टॉप रही थी। तो ये पेपर पे डिपेंड करेगा, और ये बंदा कब आकलन करेगा, जब उसने अच्छी तैयारी की है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इतना है। अब आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ ली है, आप लोगों ने SST पढ़ ली है, तो वहाँ पे आप खुद बता दोगे कि हाँ साइकोलॉजी लेवल की थी भाई ना, साइकोलॉजी लेवल की थी, इस बुक में से भी पढ़ा था, इस बुक में पढ़ा है, आप एक एक लाइन बता सकते हो। तो ये है, तो इसी तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। बस ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं भाई और करने के, और मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, कौन सी दुनिया पलट जाएगी यार,
3 घंटों का तो खेल है, वो 3 घंटे आपके 3 पीढ़ियाँ तिरा देंगे आपके आने वाला फ्यूचर है बिल्कुल मस्त रहने वाला है। 3 घंटे आपको बेस्ट करना है, कोई तनाव नहीं है यार, कुछ भी तनाव नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। अपने माता पिता से, गुरुजनों से आशीर्वाद लीजिएगा, उनके चेहरों की तरफ देखिएगा, वो लालायित चेहरे आपकी सफलता के लिए कितने तरसे हुए हैं, कितना वेट कर रहे हैं आपकी सफलता के लिए हैं। तो आपको उन लोगों के लिए आपको बेस्ट करना है, खुद को कमज़ोर नहीं आंकना है। आप बेस्ट हो, बेस्ट करोगे और बेस्ट ही रहोगे। रीट तो क्या, आप बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आप चीर दोगे, कर दोगे, पार कर दोगे है। और सुपरवाइजर वाले अभ्यर्थियों, आपका पेपर बिल्कुल सर पे आ चुका है, बिल्कुल फॉर्मली पेपर रहेगा। पिछला पेपर भी ऐसा आया था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया था, जिस बंदे ने थोड़ा सा नॉर्मल सा कर दिया ना, उसका सिलेक्शन हो गया। कई लोग क्या होता है, इतना डीप जाते हैं, इतना डीप पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं होता। ज़्यादा डीप मत पढ़िएगा, बिल्कुल जो बेसिक सहज सरल स्वभाव है ना, बिल्कुल सरल जो नैसर्गिक है, नॉर्मल नेचुरलाइज है, उनको आप कीजिएगा, वहाँ आप बेस्ट करोगे है। और जीके बिल्कुल नॉर्मल आएगा, 25 में से 24 करके आऊँगे, आप देख लीजिएगा। आप इतना प्रश्न करने, हिंदी बेसिक रहने वाली है। एसआई में देखा होगा आपने कैसा जीके आया है कैसी वहाँ पे हिंदी आई है, बस सब्जेक्ट मेन रहेगा है। एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट ही आपकी सफलता की अगली सुनिश्चित तय करेगा कि आपका सब्जेक्ट है। रीट के अंतर्गत मैं पहले कह देता हूं कि आपकी जो साइकोलॉजी है एंड टीचिंग जो मेथड है वो आपका आधार तय करेगी सफलता का है। और सुपरवाइजर के अंतर्गत है उनका सब्जेक्ट आधार तैयार करेगा है। तो इन चीज़ों को अच्छे पढ़िएगा। लास्ट के टाइम में सबसे बड़ी बात खुद को ऊर्जावान रखिएगा, खुद को मोटिव रखना है, खुद को ऊर्जावान रखना है, इतना ऊर्जावान रखना है कि एग्जाम के अंतर्गत आधी जंग तो आप अपनी ऊर्जा से, अपनी सामर्थ्य से, अपने जोश से भी जीत जाओगे हैं। तो अपने जोश को वहाँ पे मत गिरने देना। तो अच्छा करिएगा, बेस्ट करिएगा। उम्मीद है जब PDF खुलेगी और जब नंबर आपके होंगे तो आपके आंखों से आंसू टपकेंगे ना, वो खुशी के आंसू टपकेंगे, बिल्कुल खुशी के आंसू। आपकी मेहनत की जंग की जीत होगी। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।